प्रिय अलग स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे और आपके बोर्ड्स के एग्जाम इस बार बिल्कुल पास में हैं। आप 2026 के एग्ज़ाम देने वालों में से हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो गई होगी और बाकी चीज़ों के आप रिविज़न कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उमर सेट को ऑब्जेक्टिव भर भर के भी उसको भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी। हिंदी में कुछ अपने चैप्टर बच गए थे, उसका जो हम लोग ख़त्म करेंगे, भले उसको आगे बढ़ाएंगे। ख़त्म तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं जितना हो जाए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग चैप्टर पढ़ लिए थे, कौन कौन से एक बार मार्किंग कर लेते हैं। देखिएगा, तो ये रहा अपना चैप्टर जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा एक बार बच्चों के लिए। चलिए, हम लोग का देखिए, पहले तो काव्यखंड पूरा हो चुका है। इसके लिए आपको बता दूं, ये काव्यखंड पूरा हो चुका है। ये पूरा हम लोग का हो गया है, संपूर्ण हो गया है। हम लोग को सिर्फ पढ़ना है आज गद्यखंड में। गद्यखंड में हम लोग ये बहुत पहले पढ़ लिए थे। इंद्रलिपि थी, विष्णुदत्त भी पढ़ चुके हैं हम। भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं और नागरी लिपि, ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहादुरी। शुरू करते हैं, देखते हैं कितने चैप्टर हो पाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। तो बच्चों को आने से पहले जितना हम लोग पढ़ लें उतना अच्छा रहेगा। चलो, कौन सा चैप्टर है ये? मछली है। मछली अभी तो हम बहुत आगे आ गए हैं। जीत मैं निर्खत हूँ। हाँ, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे ये वाला चैप्टर। नागरी लिपि हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा नहीं, आज ये पहले शुरू करना है, बहादुर। उसके बाद हम पढ़ेंगे परंपरा का मूल्यांकन। चलिए, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, ठीक है। नागरी लिपि हम लोग पढ़ चुके थे पिछले चैप्टर में। इसके हमने जो भी अच्छे अच्छे प्रश्न को भी देखा था। चलिए, तो थोड़ा ये झिझिलाहट हो रहा है डिस्प्ले पर, लेकिन अपने पूरे अक्षर अब अच्छे से देख पा रहे होंगे, मुझे जहाँ तक ये हो रहा है। चलिए, तो शुरू कर देंगे। पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ लेंगे। तो अमरकांत इस चैप्टर के लेखक हैं। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर मुझे, और 10वां चैप्टर है 10वीं कक्षा में अगर देखा जाए सबसे कोई इमोशनली चैप्टर है, जो बच्चे को थोड़ा आपको पढ़ते पढ़ते इमोशनल करते हैं, आपकी आंखों में थोड़ी आंसू आ जाए। अगर आपके दिल में किसी मतलब इंसान है, बेहतर इंसान है, हल्के साफ़ सुथरे दिल के हैं, तो आपको बिल्कुल इसमें आपकी आंखें नम हो जाती हैं इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। आइए पहले हम लेखक का थोड़ा परिचय पढ़ लें। ये है अमरकांत, हिंदी सशक्त कथाकार। और अमरकांत का जन्म जो हुआ था, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी हम लोग को जानना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इनका बताया गया है कि ये जुलाई 1925 में हुआ था। नागरबल्ली उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए, इनकी इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुई थी। गोरखपुर से जो 1942 में स्वतंत्रता अधिकार में शामिल हो गए, इसलिए इनकी मतलब पढ़ाई अधूरा रह गया। अंततः 46 में अपनी पढ़ाई को पूरा किए। सतीश कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया और उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए भी कर लिए और 1948 में आगरा के सैनिक पत्र के सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही प्रगतिशील संघ के में शामिल हो गए और वहीं से कहानी लिखना शुरू कर दिए। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद और मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद में काम किए। फिर मनोरमा इलाहाबाद से भी वे संपादकीय विभाग में संबंध रखे थे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में कहानी डिप्टी कलेक्टर पुरस्कृत हुई। ये जो इनका है डिप्टी कलेक्टर, ये वाला चैप्टर, ये इसको वहाँ पर पुरस्कृत हुआ था, इसको पुरस्कार मिला था। उन्हें कथा के लिए, हाँ ये क्वेश्चन पूछता है कि उन्हें किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला, तो भाई आप याद रखिएगा, उन्हें कथा के लिए, उन्हें कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत कहानियों को मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्गीयों के जीवन अनुभव को जिजीविषा का बेहद प्रतिभाशाली तरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाली कथनों में वे अपने जीवन तथा मानवीय स्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा भी खास किस्म का एक फर्कपन है। लोक जीवन के मुहावरे और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा
में ऐसी चमक जाती है जैसे पाठकों के लिए निजी लुक में ले आती है। अमरकांत की कहानी संग्रह उपन्यास, इनके उपन्यास है, इन कहानी और उपन्यास हम पढ़ेंगे। अमरकांत की कई कहानी संग्रह और उपन्यास है। कहते एक बार जिंदगी की जोक, देश के लोग, मौत का नगर और मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि सब कहानी संग्रह था। क्या था ये सब? ये सारे के सारे था कहानी संग्रह। अब देखिए सुख और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, विचार के दिन, ग्राम सेविका, ये सब उपन्यास थे। उन्होंने वानर सेना एक बाल उपन्यास भी लिखा है। इन्होंने एक बाल उपन्यास लिखा है जिसका नाम था वानर सेना। ओके, एक चैप्टर का थोड़ा परिचय पढ़ लिया जाए। अमरकांत के प्रस्तुत चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं बहादुर, इसमें एक मंझले शहर के नौकर की लालसा रखने वाले मध्यम वर्ग परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गंवाई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने से अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में सेवाएं देने के लिए एक दिन स्वभाव में उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकसी अंत व्यर्थता लेकर चली जाने वाली कहानी कहता है। सबके दिल में रह जाता है। चोट देखना चाहिए। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। लेखक के घर के भीतर और बाहर यथार्थ के बिना सवड़ी और सहज परिपक्व भाषा के में पूरी कहानी बयान करती है। हिंदी कहानी के एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। चलिए एक नायक पढ़ेंगे हम जिसका नायक ही होगा अपना बहादुर। कहते हैं कि सहसा में काफ़ी गंभीर हो गया था। लेखक अमरकांत कहते हैं मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना भी चाहिए जिस दिन एक भारी दायित्व आ गया है। उन पर लगता है कि एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आ गई है, एक बड़ा बड़ा उनका कर्तव्य आ गया, उनका एक भारी दायित्व बन गया है। क्योंकि सामने खड़ा था कौन भाई? आंखें को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष उम्र था। ओहो, बात चल रहा है इसका नहीं बहादुर का। ठीक ना चौखट, टिकना मतलब होता है नाटा, चौखट मतलब एकदम बढ़िया मजबूत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह और सफ़ेद नेकर मतलब आधा शर्ट का जो कपड़ा होता है, आधी बाह की नेकर मतलब हाफ पैंट होता है, हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहना हुआ था। भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। उसके गले में स्काउटों की तरह रुमाल बांधा हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा कि उसके गलों में क्या बांधा हुआ था, तो स्काउटों की तरह रुमाल बांधा हुआ था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़कों को देखती, कभी मुझको देखती है, कभी कह रहे हैं निर्मला जो उनकी पत्नी है, कभी नौकर को देखती थी, कभी मुझे देखती थी और कभी अपने भाई को, क्योंकि उसको जो लाया था निश्चय ही वो पंच बराबर हो गई थी। मतलब जैसा कि पंच है, सबको देखे जा रही है। अच्छा, उसको लाया कितना था? जो क्योंकि यहाँ पर बात चला अपने भाई को, यानी निर्मला का भाई यानी लेखक के साले हो गए। तो क्वेश्चन पूछिएगा भाई बहादुर कौन लाया था? तो लेखक के साले लेकर आए थे। नौकर रखना क्यों जरूरी हो गया था? क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्ट में। तो नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरी भाभी जो थी रिश्तेदार में अच्छे ओहदे पर थे सब लोग, और ये यहाँ के नौकर थे। जब मैं बहन की शादी में गया था तो नौकरों का सुख देखकर क्या इनको फील आया था, क्योंकि मेरे दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चरपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि मेरी पत्नी निर्मला जो रात भर खटती है और वह अभागिन की तरह बहुत दुखिया, मतलब बहुत कष्टमहीन की पत्नी। और निर्मला दोनों जो नौकर, हमेशा वो नौकर चक्कर की माला जपते रहती थी। इसके लिए कभी कहते हैं कि पहले साले साहब से असाधारण विस्तार में उसका किस्सा सुनना पड़ा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके MCQ में कि किससे, मतलब किसके द्वारा उनको असाधारण विस्तार से किस्सा सुनना पड़ा? तो लेखक साहब, पहले साले साहब से लेखक को सुनना पड़ा। लेखक कौन है? अमरकांत है। कह रहे कौन? अब देखिए क्या कह रहे हैं लेखक साले साहब इनके क्या कह रहे हैं? वह एक नेपाली था जिसका पाँव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। सॉरी, उसका गाँव। उसका बाप पूछा तक किस मारा गया था? युद्ध मारा गया था। और उसके माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती है। उसकी माँ बहुत बड़े गुस्सैल थी, उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी लड़का घर के सारा काम में हाथ बटाए, लेकिन वो जंगल में तो घूमता था, चिड़िया पकड़ता था, घोंसले में डाल कर चिड़िया को बच्चे को पकड़ता था, कभी इधर तोड़ फाड़ करता था, कभी कभी पशु, कभी कभी वो अपने मालजाल घर के चराने लेता था, पशु चराने लेता था। तो एक बार क्या हुआ, उसने अपने भैंस को बहुत बुरी तरह से मारा। उसके पास एक भैंस थी जिस भैंस को माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने भैंस से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ये बहुत चिढ़ता था कि माँ काहे भैंस को कितना मानती है। कहने का मतलब इससे थोड़ा कम प्यार था माँ को, लेकिन भैंस से बहुत था, इसलिए बहुत चिढ़ता था बहादुर। एक दिन बहुत मार दिया, एक दिन चिढ़ता था, इसीलिए उसने भैंस को मारा था। भैंस भागी भागी माँ के पास चली आई थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। भैंस भागी भागी कहाँ चली गई? माँ के पास गई।
कहाँ से? बहादुर के पास से मारा था उसने। माँ समझ गई कि लौंडे ने बहुत मारा होगा, वह गुस्से में से पागल हो गई और जब बहादुर पहुंचा तो उसे दुगना पिटाई की। अनुमान लगा ली और दुगना पिटाई की। सोच ली कि चलो जितना मारा होगा उससे डबल मारती हूँ, और वहीं उसको वहीं कराता हुआ छोड़ दी। वो रो रहा था, छोड़ छाड़ के भाग गई। इसीलिए देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्यों भागा घर से भाई? यानी बहादुर जो था, लड़का था, उसके माँ से मन फट गया। यानी माँ से उसकी दिलचस्पी हट गई, क्योंकि माँ ने एक भैंस के लिए उसे बहुत मारा और उसे रोते हुए छोड़कर चली आई। वह रात भर जंगल में छिपा रहा। सवेरे होने को आया तो वह घर पहुंचा। किसी तरह अंदर से चोरी छुपे घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे पैसे में से 2 रुपया निकाल लिया। क्वेश्चन याद रखिएगा। अंत में 9 2 11 हो गया। 9 2 11 मतलब होता है, एक मुहावरा है, फ्रेज है। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। वो भाग गया। 9 2 11 होना तो मतलब क्या होता है? भाग जाना। वहाँ से भाग गया। वहाँ से 6 मील दूरी पर बस स्टैंड था, जो गोरखपुर जाने वाली बस थी। अब ये लेखक वहाँ से मिलता है तो लेखक पूछे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा तो दिल बहादुर साहब। साहब, साहब नहीं बोला, साहब, दिल बहादुर साहब। ऐसे ऐसे बच्चे बोल देते हैं, साहब हो गायब हो गए इसमें, दिल बहादुर साहब। जैसे कितना बच्चा होता है ना, मास्टर साहब नहीं कहता है, मास्टर साहब, मास्टर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायत दी थी। शायद यही कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे, लिख करें और घर को अपना घर समझे। घर में नौकर को बहुत प्यार इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते हैं वही नौकर चाकर को भी खिलाया जाता है। जो नौकर चाकर खाते पहनते वो भी हैं, जो घर वाले पहनते खाते हैं। अगर वो यहाँ रह गया तो ढंग सहूर सीख जाएगा, घर के सभी लोगों की तरफ पढ़ लिख जाएगा, उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश भी दे डाले। बोली, इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, बहुत नीच किस्म के लोग रहते हैं। वह किसी के साथ नहीं जाएगा, ना किसी के काम करेगा, ना किसी के बाजार से कुछ लाने कोई कहेगा तो बहाना बना लेना, बोलना अभी आता हूँ कहकर वहाँ से अंदर खिसक जाना है। यानी ये माँ निर्मला उसको कुछ कुछ टिप्स दे रही है कि कैसे रहना है तुमको। उसके घर के सभी लोग सम्मान और इज्जत तमीज़ से बोलना चाहिए। बोली कि सबको तुम इज्जत तमीज़ से बोलो, और बहुत सी बातें बोली। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारपूर्वकता लड़के का नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्या बोला था? तेरा नाम क्या है? क्या बोला था? दिल बहादुर। बोला सर दिल बहादुर साहब। तो माँ ने इसमें से दिल उड़ा दिया। अब इसमें से तुम बताओ, दिल उड़ जाएगा तो क्या बचेगा? तो बहादुर बचेगा। तो उसका नाम बच गया बहादुर। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों में ही हमारे घर में वैसा उत्साहपूर्ण वातावरण छा गया जैसे प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे सबके मोहल्ले में छोटे छोटे लड़के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर हंसते, तरह तरह से उसके प्रश्न करते और बोलते, ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? कि ए तुमने शेर को देखा है? ऐसी सी बातें बच्चे उससे बहुत पूछे। ऐसे उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश करते, तुम पे पहाड़ी गाना सुना दो। घर के सभी लोग उस तरह इसी प्रकार छेड़खानी करते थे। वो जितना उत्तर देता सब लोग उतना और उतना ही हंसता, उत्तर सबके सामने जवाब देता, खूब हंसता। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। भाई देखो, पहले इसका इज्जत बहुत होता है। कहानी में एक ट्विस्ट आएगा जब हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे बाद में। मैं वहाँ से कहानी थोड़ा गजब मोड़ लगी और उदासी छाते हुई कुछ जाएगा घर में, पूरा वो उदासी छा जाएगी। सबको अफसोस रहेगा इस उसके लिए, क्योंकि उसको लोग गलत समझ बैठते हैं। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? देखो, अब निर्मला थोड़ा पड़ोसियों को चिढ़ा रही हैं। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती घूमती हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। ये बाकी लोग सुना रही हैं। अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 100-150 रुपये महीनवारी पर ज़्यादा खर्च हो जाए तो चलेगा, लेकिन भाई उसको ज़रा भी तकलीफ नहीं होने देना चाहिए बहादुर को। एक नेकर कमीज तो उसे रोज लाए थे, उसके लिए नेकर मतलब हाफ पैंट हाफ शर्ट तो उसके लिए उसी दिन लाए थे, और कपड़े उसके लिए बन रहे हैं। सब सुना रही हैं पड़ोसनी को। धीरे धीरे वो घर में सारे काम में करने लगा। सवेरे उठकर वह सब नीम के पेड़ पर से दातुन तोड़ लाता। वह हाथ का सहारा लिए बिना ऐसे ही मैं दौड़ते तो पेड़ पर चढ़ जाता था। मिनटे भर में पेड़ के पुलई मतलब वही होता है, फुलंगी पर चढ़ जाता था। खाली हम लोग यहाँ में बोलते हैं फुलंगी पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ता है? पुलई मतलब होता है फुलंगी पर। फुलंगी मतलब क्या होता है? वृक्ष का अंतिम सिरा समझ लो, वृक्ष का अंतिम सिरा। मान लीजिए कोई वृक्ष है,
ये डाली है, ये बहादुर साहब हैं। यहाँ से दौड़े दौड़े आया और पूछो मत, बिना पकड़े पकड़े एकदम बहादुर यहाँ पर समझो, मान लो कि यहाँ डाली है, अब समझो कुछ देर बाद बहादुर आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ से तोड़ तार के लाएगा और सबको दातुन देता था, लगता था, अंगीठी जलाता था, चाय बनाता पिलाता और दोपहर में कपड़े धोता, बर्तन मालता और रसोई बनाने को भी जिद करता है। लेकिन निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देख कहता था, माता जी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। मतलब बहादुर को बहुत चिंता है माँ की, निर्मला की। और दवाई डिब्बा लाकर सामने रख देता है। जब शाम के दफ्तर से आता तो सभी लोग, जब लेखक शाम को दफ्तर से घर आते यानी अमरकांत, तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के उसके पूरा अनुभव सुनाते। बाद में वह एक मेरी ओर देखता और सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है और कोई बहुत ही मामूली सी घटना का रिपोर्ट देता है। कहते बाबूजी, बहन जी, एक सहेली आया था, ये बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह कुछ इस तरह हंसने लगता है, गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह देती हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हों। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन देखो भाई तो मालिक है, लेकिन मालिक को होता है कि भाई जानबूझकर छोटे बच्चे मतलब नौकरों से उतना मतलब बात नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा गंभीर होना पड़ता है लोगों को, मालिक को। ये थोड़ा गंभीर हो जाते और दूसरी ओर देखने लगते। इनको बात करने का मन करता था, लेकिन जानबूझकर गंभीर होकर थोड़ा इधर ताकने लगते थे। निर्मला कभी कभी उससे पूछती, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? तो बोलता नहीं। तो बोलती क्यों? वह मारता क्यों था? अपनी माँ को कहता है, वह मारता क्यों था? इतना कहकर वो खूब हंसता, जैसे मार खाना उसकी खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? कहता है कि माँ बाप का कर्ज जन्म भर रहता है, जन्म भरा जाता है। कहता कि माँ का जो कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। जो माँ का, बाबू के पिता का जो कर्ज होता है, जिन्होंने जन्म दिया है, उस कर्ज कहते जिंदगी भर भरना पड़ता है। वह और हंसता। निर्मला उसको एक फट्टी, देखो यहाँ से बात है कि निर्मला उसको क्या दे दी थी? तो निर्मला उसको एक फट्टी दड़ी दे दी थी। घर से वह चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद एक क्वेश्चन पूछाता है कि रात को काम धाम करने के बाद जो उसका दिनचर्या है लेखक की भाषा में लिखी है। तब लिखेंगे, वो बरामदे में टूटी बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था और बिस्तर पर बैठ जाता था। अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था, जो बाईं ओर झुकी रहती थी। वह फिर एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह अपना मुंह देखता था। वह बहुत प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद वह कुछ चीज़ें जेब से और निकालता, जैसे बिस्तर पर सजा लेता है, जैसे कुछ गोलियाँ, पुरान ताशे, गड्डी, खूबसूरत पत्थर और एक ब्लेड का टुकड़ा, कागज की नावें, ये सब निकाल कर कुछ देर खेलता है और बाद में धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता है, कुछ पहाड़ी गीत गाने लगता है। वो गीत शायद किसी को समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उस गीत से ऐसा मालूम चलता था कि जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में कोई अपने बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। यानी कुछ थोड़ा सा इमोशनल साउंड का गीत हो, जैसे कोई अपने मित्र को, कोई अपने दोस्त को पुकार रहा हो, ऐसे निर्जनता में जहाँ पर कोई ना हो, फिर कोई अपने बिछड़े हुए को याद कर रहा हो या बुला रहा हो। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आई थी, पानी रुकता था, बरसात था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों में बड़प्पन का निशान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोग को पहले से और छोटा समझने लगा था, तुच्छ समझने लगा था। मैं किसी से सीधी मुँह बात नहीं करता, किसी को ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चे को मामूली शरारत के लिए मैं डांट झपट देता था। कई पड़ोसियों को मैं सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखते हैं। लेखक भी तरह अपना रौब दिखा रहे हैं। घर के सामान की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो उसी पर हम लोग खर्चा कर देते हैं। ये सब बात है। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ चिकना, कपड़े चमचमा रहे, सफ़ेद थे। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई थी। अब कोई ये खर भी टसकता था। किसी को मामूली काम करना होता था, सब लोग बहादुर की आवाज़ देते थे, एक गिलास पानी लाओ, पेंसिल, क्या क्या, तरह तरह के फरमाइश। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत से, रोब दाब से रहने लगा का कायल था। ये देखो, कहानी में थोड़ा सा कहानी का मूड ही बिगड़ेगा। किशोर, इनका बड़ा लड़का,
याद रखिएगा, लेखक के बड़े लड़के का नाम है किशोर है। उसने बहादुर को बड़े कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी, फलतः उसने सभी काम बहादुर को सौंप दिए थे। उसके जूते पॉलिश करना, साइकिल साफ करना, सारा काम। और उसे बोला सारा काम पहले मेरा होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ी तो उसको गाली वाली देता था। कहता भैया देख बे किशोर, चेतावनी देता हूँ, मेरा काम सबसे पहले। किशोर कहा देख बे, किशोर चेतावनी देता है, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर तू ये भी काम छूटेगा तो तेरे मारते मारते हुल्ले टाइट कर दूंगा। साला काम चोर करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। ये थोड़ा बहुत लड़का अच्छा नहीं रहता इनके बड़ा। यहाँ से कि बच्चे बहादुर का थोड़ा सा दिल ये तोड़ेगा, बहुत इसको मारेगा, गाली देगा बार बार। रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात होने की जिसकी रिपोर्ट मुझे पत्नी देती थी। मैंने किशोर को मना किया था, लेकिन बोले तो उसको मना किए थे, पर वो नहीं माना। मैंने तो सोच को छोड़ दिया, चलो थोड़ा सा बहुत ये सब चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, लेखक सोच रहे चलो थोड़ा उसमें भी गलती होता होगा बहादुर में, तभी गाली देता होगा किशोर। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला भी कुछ दूर से खड़ी होकर चिल्लाती रही, मना कर रही थी। मैं किशोर को डांट कर अलग किया। कारण था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको माला गाली दिया, उसको काम करने से इनकार कर दिया था। तो साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? मेरे बाप को भी गाली दे रहा था, इसीलिए वह रोते हुए बोला था। मैं जानता था किशोर उसको भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा भी कह दिया था इसको। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। निसंदेह वो गाली उसके बाप पड़ रही थी, सुअर का बच्चा बोल दिया था, इसलिए मुझे कुछ हंसी आ गई। मैं खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा से तो नहीं कह सकता था, पर गृह स्वामी एक मालिक होने के कारण गंभीर दायित्व भी रखना था इनको। बोले ठीक है, मैंने समझा दिया, बहादुर की आदतें ठीक है नहीं है, तुम ठीक से काम करोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो तुम्हें उससे बचने की कोशिश करते हो, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वो कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे के घरों में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए भी तरसते हैं। सब बातें बहादुर सुना रहे थे अमरकांत, और बोल रहे थे कि वह चुपचाप सुनता रहा। फिर हाथ मुँह धोकर काम करने लगा। जल्दी से वह प्रसन्न भी हो गया था। रात को सोते समय वो टोपी पहनकर देर तक गाता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसीलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले किसी औरत ने सिखा दिया था कि परिवार के लिए रोटियां तुम खुद बना लेना, बहादुर के लिए रोटी मत बनाना। अभी बहादुर के लिए रोटी नहीं बनाती है। नहीं तो बोले एक औरत आके कान भर दी कि भाई तुम उसको रोटी खिलाओगी तो उसका नौकर का आदत बिगड़ जाएगा। ये बात निर्मला को जच गई। रात में उसने ऐसा प्रयोग किया, अपनी सब रोटी बना ली घर के लिए और बहादुर के लिए बोली कि तुम रोटियां बनाकर चौके से उठा गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा था। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप बना अपनी रोटी। ये बोली तू अपना रोटी खुद से बना लो। तो सोचता क्या है, मैं तुझे पतली पतली नरम रोटियाँ सेकर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है क्या? नौकर चाकर तो अपने बनाकर खाते हैं। इतना अमृतता इनको इसलिए लग रहा था कि सारे काम घर के मैंने रोटियां बनाई और इनको अलग से साथ भेद क्यों हुआ। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी लंबी दाढ़ी है, समझ नहीं रोटियां सेकेगा तो भूखा ही रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा है। निर्मला गुस्से से बुरा हाल होकर लपककर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ मारती होगी। चल बना रोटी, मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियाँ बनाकर मुझे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ? तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़के के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुँह रंग दूंगी, मतलब तेरा मुँह लाल कर दूंगी। पर उसने अपनी रोटी नहीं बनाई। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको नट्टा समझाया, पर वो नहीं माना। रात भर भूखा ही रह गया। अब यहाँ से कहानी में थोड़ा सा ये हो रहा जाता है। देखिए, अब बहादुर, आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि बहादुर क्यों भागा। मतलब पहले तो अपने घर से भाग कर आया था, अब यहाँ भी नहीं टिक पाएगा। 2-3 घटनाएं घटेंगी। देखो, पहले तो क्या हुआ, किशोर से इसको परेशान किया। किशोर बहुत मारता था, तंग करता था, और
अब दूसरे के कहने पर भी लेखक की जो पत्नी पहले इसको खाना रोटी इसको बना खिलाती थी और बोलती थी तुम अपना रोटी खुद से बना लो। तो ये सोच रहा था चलो घर पे भी वही हाल था, मेरा माँ भी हमसे रोटी अपना बनाती थी, अब ये भी है, यहाँ भी ऐसा होने लगा। तो रात और उस दिन ये सूखे मतलब भूखे ही सोया। चलो ठीक है। पर सवेरे उठकर वो पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगूठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई रोटियां मोटी भद्दी रोटियों को देखकर वो खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। निर्मला जब ये हाथ खुल गया था, लेखक कह रहे हैं, वह उससे चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से भी कोई गलती होती थी तो यहाँ चलाती थी। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो चुके थे। पहले तो किशोर मारता था, अब 2 लोग उसको मारते थे घर में। बरसात बीत गई, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखे। तो मैंने बहादुर के पास माँ की चिट्ठी भी लिखी थी। उसका लड़का मेरे पास मज़े में है, उसकी तनख्वाह उसके पैसे भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद इधर से कोई जवाब नहीं आया। मैं तो उसके माँ ने कोई खत नहीं लिखा। मैंने बहादुर से कह दिया था उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब जाएगा तो अपना लेता जाएगा। पर बहादुर से भी गलतियाँ अधिक होने लगी थी, शायद इस कारण मारपीट और गाली गलौज। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता था, फिर भी यह सोचकर चुप रहता था कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार मेरी पत्नी एक रिश्तेदार आए थे। ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाएगा यहाँ से। ये जो इनके घर पे इनकी पत्नी के रिलेशन के लोग आए थे, वो भी बच्चों के साथ अपने घर पे खास संबंधी थे। यहाँ तो भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मचल हुई थी। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लाने आया। ये लेखक बोल रहे हैं। नाश्ता पानी के बाद जलेबी छन लगी। लोग आपस में गपशप कर रहे थे। अब देखो रिश्तेदार लोग कुछ लेकर नहीं आए थे, मिठाई उठाई। तो अभी लोग ना एक चाल चलेंगे, यहाँ पर एक साजिश रचेंगे, षड्यंत्र रचेंगे और अपने कंदर। देखो ये बात यहाँ पर है, हाँ ये रहा। अचानक ये मैं थोड़ा अलग कलर यहाँ लेना चाहूँगा। ये बात बहुत अच्छी लाइन है। रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। उसने फिर चरपाई के अंदर झांककर देखा। अंत में कमरे अंदर आई, फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। एक बहाना। तो लोग पूछे क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक करें, रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराती मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताऊं, 11 रुपये साड़ी के घूंट से निकालकर चरपाई पर रखे थे, वे मिल नहीं रहे। ये एक झूठी सी बात है। अच्छा हाँ, मुझे खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपये मैंने खूंट से बांधकर रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था। फिर वे रुपये चरपाई पर रख दिए थे। 4 रुपये की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चे को हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग का दुकान नहीं मिला। ये बहाना कर रही है इसके लिए यहाँ खाली हाथ है। किसी के यहाँ खाली जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं के नहीं रही। मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वो उधर आया था। बहादुर तरफ ये लोग इशारा कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा वह नहीं है, ये लोग कहे थे। मैंने कहा, वो बोले कि यू डू नॉट, दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन द आर्ट। रिश्तेदार ने कहा, इंग्लिश में बोला। लोग ये लोग जो होते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं ऐसे कामों में। मैंने बहादुर की तीखी दृष्टि से देखा। वो सिर झुकाकर आधा आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम कभी नहीं किया, बल्कि कुछ मिलता था तो पैसा से तो उठाकर रोज देता था और ये लोग घर वाले देता था ना। अचानक मुझे क्या हो गया उस दिन, मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़ू स्वर में कहा, जी बाबूजी इधर आओ। वो आकर खड़ा हो गया। पूछा, तुम ऐसे रुपये उठाए हो? जी बाबूजी नहीं। उसने निर्भय उत्तर दिया, ठीक से बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं तो लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच बताओ, 2 मिठाई खरीदने के लिए, बच्चों को देने के लिए पैसे रखे थे। ये बार बार वही बात रट रही, झूठ मूठ का। मैं तो नमक लेने बाहर गया था। बोलते मैं तो नमक लेने बाहर गया था। सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस दिन। मैं सहसा उछलकर उसको गाल पर एक तमाचा दे दिया। पहले तो अभी लेखक भी मार दिए। मैं आशा कर रहा हूँ था कि ऐसा करना कर उसको बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बच्चा, उसकी आंखें आंसू से भर
उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने अब बार बार करता, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया हूँ, डॉट डॉट कुछ बातें और हैं। इस समय रिश्तेदार साहब ने अजीब अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको मैं पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया। उसको देखो, दरवाजे झूठ मूठ के ले जाते थे, फिर दरवाजे से फिर घसीट कर ले गए, पर दरवाजे के पास धीरे स्वर से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हो, नाटक कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाते और धीमे स्वर में पूछताछ करने लगते। अंत में हारकर उन्होंने सबको उसको छोड़ दिया और वापस आगे चरपाई में बैठते हुए हंस कर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। घाघ मतलब ये लोग बहुत कुछ हो जाएगा और स्वीकारेंगे नहीं। इस झाड़ी बारी में छिपा दिया होगा, जमीन में गाड़ दिया होगा। इतना बोले, चलो इतना नुकसान मेरा लिखा हुआ था। इसके बाद निर्मला भीड़ ने भी उसको डराया, धमकाया, 2-4 चमाची दिए, नहीं करता, नहीं कहता रहा वो। इस घटना के बाद बहादुर की डांट मार खाने लगा, बहुत मार, सब लोग मारने लगे। इस घटना के बाद से घर में सभी लोग उसे कुत्ते की तरह दुराया करते थे। जिस बच्चे के लिए सब लोग पहले खुश रहते थे, उस कुत्ते के हाल की तरह किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था, वह उदास रहने लगा था और काम में लापरवाही करने लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों को पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगूठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मैले हुए रखे थे, सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया, ये बोली। बहादुर भाग गया, ये बोले, भाग गया क्यों? बोली, पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं। सवेरे ही बड़े प्रसन्न था, हमेशा माता जी कहकर किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर, सिलवट जो था जिसमें हम लोग मसाला वसाला घर में पीसते हैं, लेकर बरामदे में रखने जा रहा था। छूट गया हाथ से, मतलब छूट गया और टूट गया था। शायद इसी डर से लोग सोच गए कि अब लोग मारेंगे, और उसके पर मैं उसके इसको ये बोल रही है कि पर मैं इसके लिए उसको थोड़ी कुछ कहती। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में आराम नहीं है। ये निर्मला कर रही है, अमरकांत की पत्नी। कुछ ले, फिर पूछे कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े पर जो भी था, उसका टोपी और क्या बोलते हैं उसका जूता होता, सब कुछ यहीं पर है। तनख्वाह भी छोड़ गया था, ये बोल रही थी। बल्कि वो पता नहीं उसने हम लोग क्या समझा, बोला भी नहीं, चला गया। बल्कि उसको मैं खूब अच्छी तरह से पहना उड़ा कर भेजती, उसकी तनख्वाह भी उसको देती, पर तो वह कुछ ले ही नहीं गया। और फिर पूछने लेखक, और वो 11 रुपये। कहने, अरे वो सब झूठ है, मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसीलिए गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे थे। प्रपंच मतलब झूठ का नाटक रच रहे थे, ताकि बच्चों को कुछ न देना पड़े। मिठाई उठाई तो लेकर लाए नहीं थे, ऐसे ही आए थे खाली हाथ। आगे चलिए, अब हो गया, यही था चैप्टर में। सोचो किसी के जीवन में ऐसा बीता होगा तो उस बच्चे पर क्या बीता होगा। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम रहते हैं, तो कभी गलती से घर पे छोड़ आते हैं। हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाते थे लोग। देखो, किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आया तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता और उससे माफ़ी मांग लेता। कभी नहीं मारता, अब क्या करो जब चले गए तो। सच अब ऐसा नौकर हम लोग को कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह, अगर कुछ ले गया होता तो संतुष्ट रहता। ये भी कह रहा है कि अगर कुछ ले भी गया होता ना घर से तो कुछ संतुष्टि मिल जाती। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, लेखक कह रहे हैं। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर भीतर ही कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं चारपाई पर से झुकाकर बैठ गया। लेखक को भी अफसोस है। मुझे एक अजीब सी लघुता मतलब छोटा, मुझे बड़ा छोटा अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वो न जाता। ये भी मार दिया था लास्ट में। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक स्टूल पड़ा था जिस पर उसको बिस्तर रखा था। अलगनी, इस पर हम लोग कपड़ा पसारते हैं, उसका कुछ कपड़े टंगे थे।
स्टूल के नीचे उसका भूरा जूता, जो मेरे साले साहब ने उसको उसके लड़के जो मेरे साले साहब के लड़के का था, अच्छी उसको मतलब पहनने के दिए थे उसे सेकेंड हैंड। और उसके बाद क्या है, हाँ, जो मेरे साले साहब के लड़के का था, मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डाला तो उसके सामान निकालने लगा तो क्या मिला, लेखक कह रहे हैं वही गोलियाँ पुरान तासे की गड्डी, खूबसूरत पत्थर बेले टुकड़ा कागज और कागज की नावें। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर था। चलिए इस चैप्टर की मैं आपको नोट्स करा देता हूँ और इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा बच्चा जी। हमको चलना पड़ेगा अपने जहाँ आपके लिए नोट्स बनाया हूँ, क्लास 10th बहादुर। देखिए तो ये चैप्टर का नोट्स है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इधर करना चाहूँगा ताकि आपको पूरा पूरा दिख जाए। हो गया, दिख रहा है आपको? अच्छा, ऊपर वाला थोड़ा सा दृश्य कटा होगा तो उसको मैं ऐसा कर देता हूँ, और छोटा सा इसको जूम भी करना पड़ेगा मुझे ताकि आपको पूरा पूरा डिस्प्ले दिख जाए। थोड़ा सा और, चलिए हो गया। अब आइए आराम से इस नोट्स को बना लीजिए। मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। इनकी रचनाएं हैं, कहानी के परिचय है, ये चैप्टर का थोड़ा सारांश है। कभी कभी पेपर में आ जाता है। और ये पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए प्रश्न उत्तर जो है आपको करना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो यहाँ रुक जी, थोड़ा थोड़ा ना मुझे कुछ वर्ड सुधारना पड़ेगा। यहाँ वर्ड कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं यहीं पर कर देता हूँ इसको। कोई बात नहीं, मेरे पास है टाइपिंग का ऑप्शन, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। कुछ वर्ड कट रहे थे, डिस्प्ले पर आपको नहीं कट रहा होगा। चलो इधर से मैं सही कर दिया हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने उसके लिए कर दिया है। अभी बच्चे जी थोड़ा सा मज़े से नाम चैप्टर तक दिल में जच गया होगा और सब कुछ आपको आ भी गया होगा। हाँ, उसके बाद चैप्टर के बहुत सारे MCQ में व्याख्या करने के लिए आता है। अगर कुछ लिखा तो आपको ये तरीका याद होना चाहिए कि लिखेंगे आप यह प्रश्न पंक्ति हमारे और लेखक का नाम, ये इतना लिख देने से आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो उसके मैं कभी आपको डिस्कशन यहाँ करना नहीं चाहता हूँ। एक बार चलिए कुछ देख लेते हैं। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा दिए थे, तो वही बोले थे कि 11 रुपये यहीं पर रखे थे, अब नहीं मिल रहे हैं। बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी में जाने माँ के कारण, स्वयं के प्रति उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो आप कहेंगे पैसे चुराने का, जो कि बात सही नहीं था। कहानी है, कहानी क्या है ना, खुल के पढ़ते हैं बहादुर, तो कहानी तो ही हो जाएगा। तो चलिए अब बाकी आप लोग कर लेंगे ना बच्चे जी? हाँ सर कर लेंगे, बिल्कुल कर लीजिएगा।
अमरकंद का लिखित का है तो बहादुर का 8 कैंसर है। बहादुर का आपका हमारा तो युद्ध में मारा गया था, ये भी याद रखिएगा। देखिए आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं करा दूंगा। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? चलिए ये मैं कर देता हूँ, दिल बहादुर। मस्त सवाल है। तेरह, समय ले लेकर आराम से पढ़ कर कीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा हाँ, किस दिन आए थे? तो रविवार को आए थे लोग ना, रविवार को आए थे लोग, छुट्टी के दिन था। आया लोग, घर का पूरा काम करके चला गया लोग बढ़िया से। निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी है जी। बेटा कौन है? किशोर है। इनका जन्म कब हुआ था पूछा गया था। अच्छा, ये किसने कहा कि 11 पैसा? ओहो, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। बोले तो यहीं बंद कर रखे थे, पैसे मिल नहीं रहे हैं। बहादुर प्रकार अनुशासन को रखता था, ये खजरावा किशोरवा। मुझे देखिए, मुझे क्लास की टाइम हो गया है फिल्म का, तो मैं एक चैप्टर और करा देता आपको, और आपको मैं यहीं पर बोलना चाहूँगा थैंक यू। आप लोग तो मेरे लिए ही हैं प्यारे बच्चे। खूब परिश्रम कीजिए, मन लगे पढ़िए, अच्छे स्कोर कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी आप लोग के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक के बहुत धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए, काहे कंजूसी आप लोग करते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।